नमस्कार। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कंटेम्प्रेरी पीरियड रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्त्री शिक्षा हेतु विभिन्न शिक्षा आयोगों की संस्तुतियाँ स्वतंत्रता के पश्चात। इसके पिछले वीडियो में बात करी थी स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया है। आज हम लोग एक एक करके इन आयोगों की संस्तुतियों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम या समिति का जो गठन किया गया है वह है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, जिसकी अध्यक्षता दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। इस समिति की अगर हम लोग बात करें तो इसका गठन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में किया गया था। इसका नाम जैसा कि सामने लिखा गया है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति था। एक वर्ष की मेहनत के बाद फरवरी 1959 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और जिसमें इन्होंने विशेष प्रकार या कुछ सुझाव दिए जो कि केंद्रीय सरकार से संबंधित थे, कुछ उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के उत्थान से संबंधित थे, कुछ राज्य सरकारों के से संबंधित प्रावधान थे, जैसे विषमता को दूर करना, एक नवीन योजना का निर्माण करना, स्त्री शिक्षा के उत्थान हेतु पर्याप्त धन का व्यय किया जाना, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, स्त्री शिक्षा के उत्थान हेतु राज्य स्तर पर या राज्य सरकारों द्वारा पृथक इकाइयों का गठन या स्थापना, राज्य परिषदों का गठन जो देखेगी कि स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति है, प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर स्त्री या बालिका विद्यालयों में अधिक सुविधाएं प्रदान करना, यह इनकी प्रमुख संस्तुतियाँ थीं। हम लोग बात करते हैं 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। देशमुख समिति की सिफारिश को स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का निर्माण किया। इसने भी स्त्री शिक्षा के उन्नयन के लिए अलग अलग सुझाव दिए। लगभग 5 वर्ष काम करने के बाद इसका पुनर्गठन किया गया। इस समय इसमें अध्यक्ष व सचिव के अतिरिक्त 27 सदस्य थे। इन्होंने प्रमुख सुझाव दिए प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था हेतु, स्त्री शिक्षा के लिए लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम क्या होने चाहिए और प्राथमिकताओं के संबंध में सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा के संबंध में जनमत तैयार करना या जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाना और स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रगति का समय समय में मूल्यांकन करना और स्त्री शिक्षा के उन्नयन हेतु भावी कार्यक्रम तैयार करना, यह इनकी संस्तुतियाँ थीं। इसके अलावा इन्होंने स्त्री शिक्षा हेतु सर्वेक्षण किए, अनुसंधान एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए, यह भी इनकी सिफारिशें थीं। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कदम हंसा मेहता समिति 1962 द्वारा लिया गया था। इसके मुख्य कार्य था समस्याओं का समाधान करना। समस्याओं का समाधान करना मतलब क्या विद्यालय स्तर पर बालकों एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अंतर होना चाहिए। इस परिषद ने इस समस्या पर विचार करने के लिए हंसा मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति करी। इसने प्रमुखतया दो सुझाव दिए। एक तो इन्होंने जमीनी रूप में यह माना कि पुरुष और महिला यानी कि बालक और बालिका के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, जिससे इनमें पृथकता का भाव पैदा होता है। दूसरा, इनका एक सुझाव यह भी था कि अंतर होते हुए भी पाठ्यक्रमों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि जो सामाजिक रूप से या व्यावसायिक रूप से दोनों को अलग अलग प्रकार से उन्नत बनाने में सहायक हो।
इसके बाद बात करते हैं कोठारी कमीशन की। बहुत रिनॉल्ड, बहुत माना जाना कमीशन है। 1964-1966 में इसने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग अनुशंसाएं अपनी प्रस्तुत करी, जैसे बालिकाओं के अनिवार्य शिक्षा हेतु प्रसार करना। दूसरा, बालिकाओं की स्त्री शिक्षा की व्यवस्था हेतु पृथक विद्यालयों की स्थापना करना। छात्राओं हेतु निःशुल्क लेखन सामग्री एवं वस्त्र उपलब्ध करवाना। 11 से 13 वर्ष के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था करना। यह इनकी प्राथमिक शिक्षा को लेकर प्रमुख प्रावधान या इनके अनुशंसाएं थी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कहें तो पहले ही की तरह बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना इसमें गलत हो गया है। यातायात, छात्रावास की सुविधा करना ताकि उनका आना जाना सुगम रहे। अगर वो आने जाने में समर्थ नहीं है तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए ताकि वो प्रोत्साहित हो शिक्षा के लिए। और छात्राओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को महत्व इनके द्वारा दिया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बात करें तो छात्रावास की सुविधा की इन्होंने बात करी। उसके अलावा छात्रवृत्ति की बात करी। पृथक कॉलेजों की स्थापना के विषय में इन्होंने कहा। विषयों के चयन की स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए। और इनका मानना था कि पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से गृह विज्ञान का समावेश होना बहुत जरूरी है और पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार से की जाए कि वह आकर्षक हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 की पॉलिसी में भी स्त्री शिक्षा के उत्थान हेतु अलग अलग कदम उठाए गए थे। 1951 से 1981 के बीच साक्षरता दर, इसके बीच या इसके दौरान जो काम किया गया 7.93% से बढ़कर 24.82% हो गई थी। तो यह एक मील का पत्थर था स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। इनका जो प्रमुख इन्होंने बात करी थी वो प्रारंभिक शिक्षा में चरणबद्ध कार्यक्रम या कार्यक्रमों को एक नियोजित रूप से प्रस्तुत करने की बात इन्होंने कही। और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रमुख संस्तुतियां अपनी दी थी। अब हम लोग बात करते हैं आचार्य राममूर्ति समिति 1990 की। तो स्त्री शिक्षा के उत्थान में ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्होंने सबसे पहले बात करी थी कि शिशुओं की देखभाल केंद्रों की स्थापना संबंधी सुझाव इन्होंने दिए थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि शिशु देखभाल केंद्र जो हैं उनको प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही स्थापित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 से लेकर 3 तक का पाठ्यक्रम शिशु देखभाल केंद्रों के अनुसार बनाया जाए। उनका मानना था कि शिशुओं को देखभाल की या जो उनके प्रारंभिक जीवन होता है उसी में भावी जीवन की नींव पड़ जाती है। तो प्रारंभिक देखभाल या शिशु देखभाल की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जोर दिया इस बात पर। आंगनबाड़ी केंद्रों संबंधी सुझाव इन्होंने दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का वातावरण वहाँ होना चाहिए। 300 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में इन्होंने अपनी जो अनुशंसाएं दी थी वो दी थी कि प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए और 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की जाए। क्षेत्रीयता यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं या क्षेत्रीय ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए। शाला त्यागी हेतु सुझाव, शाला त्यागी मतलब जो ड्रॉप आउट्स की समस्या उनके लिए सुझाव दिए उन्होंने। इसके अलावा छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक, गणवेश की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये इनके सुझाव थे। इसके अलावा महिला शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु परिवहन व्यवस्था अच्छी की जाए। विद्यालयों में 2 पालियों में शिक्षण कराया जाए, पहली पाली में बालक पढ़ें, दूसरी पाली में छात्राएं पढ़ें। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए छात्राओं को। उसके अलावा व्यावसायिकता को या व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो यह इनकी आचार्य राममूर्ति समिति की स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु प्रमुख सुझाव थे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।